नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुल सोनी संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपी कांस्टेबल, एमपी पीएससी और एमपी एसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइंस की एक सीरीज को हम चला रहे हैं, जिसमें हम बायो में अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में कोशिका मतलब सेल वाले टॉपिक को हमने उसके बहुत से क्वेश्चंस को हमने हल किया, और अब हम न्यूट्रिशन के टॉपिक को न्यूट्रिशन के जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं इनको हम हल कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको हल किया था। आज की क्लास में हम विटामिन और मिनरल से संबंधित क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था, उसकी तरफ हमें फिर से एक बार चर्चा करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, हम उसको फिर से सही कर लेते हैं। अ, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, आंसर में भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जब मैं उसके डिस्क्रिप्शन को दे रहा था तो फ्लो में मैंने एक शब्द जो है वो गलत बोला है, और मैं उसके लिए उसको सही करना चाहता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन को हमने हल किया था, और इस क्वेश्चन को हल करते समय हमने क्वेश्चन देखा था कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। और इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो होता है वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करना होता है। यदि इंसुलिन हमारी बॉडी में ठीक तरीके से काम करता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहता है, किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या नहीं होती है। अब जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा अग्नाशय जो होता है, हमारा जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में लैंगर हैंस की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगर हैंस की द्वीपिका पाई जाती है, और ये द्वीपिका से 3 तरह की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका जो होती है उसे कहते हैं अल्फा कोशिका, ये अल्फा कोशिका होती है। दूसरी कोशिका जो होती है उसे कहते हैं बीटा कोशिका, और तीसरी कोशिका जो होती है इसे कहा जाता है डेल्टा कोशिका। इसे हम कहते हैं डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन और डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं। पिछली क्लास में मैंने फ्लो में अल्फा बीटा गामा बोल दिया था, बहुत ही माइनर मिस्टेक थी, समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम आपके प्रति ईमानदार हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि छोटी से छोटी भी यदि कोई गलती होती है, ह्यूमन एरर की वजह से भी कोई गलती होती है, तो हम उससे सुधार करें। हमने इस क्वेश्चन में इस फैक्ट को बस थोड़ा सा गलत बोल दिया था फ्लो में। दरअसल हमारी आदत होती है हम अल्फा बीटा के बाद में गामा ही बोलते हैं, तो हमने अल्फा बीटा गामा बोल दिया, जबकि वो डेल्टा कोशिकाएं हैं, सोमैटोस्टैटिन को वो रिलीज करती हैं। बीटा कोशिका जो होती है इंसुलिन को रिलीज करती है, और जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करती है। तो ठीक है, माइनर मिस्टेक है, हो सकता है आप समझेंगे, आप हमें माफ करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज का जो हमारा प्रश्न है, आप समझ चुके होंगे कि बड़ी ही माइनर मिस्टेक थी वो, डेल्टा की जगह गामा बोल दिया था, लेकिन हम इसको सुधार करते हैं। और इसका सही आंसर बिल्कुल यही है। इस आंसर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। सही आंसर यही है कि यह जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आंसर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में माइनर सा एक गामा डेल्टा की जगह हमने इसको गामा बोल दिया था। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने मेन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है, हमने इतने क्वेश्चंस को हल कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे काफ़ी, और इससे हमारे काफ़ी सारे, उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे हुए होंगे, और प्रश्नों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हम आज के अपने सेक्शन को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन और मिनरल्स। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस से जुड़ा हुआ है। अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विटामिन ए इसका सही आंसर है। विटामिन ए जो है इसका सही आंसर है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से जुड़ा हुआ है, ये विटामिन ए। दरअसल विटामिन ए जो होता है वो एक खास तरह के पिगमेंट को बनाता है,
जो कि हमें रात के समय में या तो अंधेरे के समय में देखने में मदद करता है। जब कभी भी ये विटामिन ए हमें ठीक तरीके से पोषण में नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में रात के समय में या तो कम लाइट में देखने में व्यक्ति को दिक्कत होती है और उसे ही रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन ए का यदि रासायनिक नाम देखा, इसका दूसरा नाम देखा जाए, तो इसे कहते हैं रेटिनॉल। इसे कहा जाता है रेटिनॉल। और बाकी के विटामिन पर यदि चर्चा की जाए तो विटामिन बी वन को कहा जाता है थायमिन। विटामिन बी वन को कहा जाता है थायमिन। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और दिया हुआ है विटामिन डी, तो इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ये इस तरफ, एक मिनट ज़रा, गलत लिख दिया है ये शायद। ये जो है हल्के-फुल्के स्पेलिंग मिस्टेक जो है हो ही जाते हैं। इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है? तो ये हमने इनके नामों को देखा। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी वन को कहते हैं थायमिन, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो होता है, देखिए एक एक ऑप्शन पर हम चर्चा करें। क्या विटामिन ए की वजह से स्कर्वी होता है? तो विटामिन ए की वजह से स्कर्वी नहीं होता है, बल्कि रतौंधी की बीमारी होती है। अभी हमने इसी के बारे में चर्चा किया, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन सी, बिल्कुल विटामिन सी जो है इसका सही आंसर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? तो स्कर्वी में मसूड़ों से रक्त आने की समस्या होती है, घाव वगैरह भरते नहीं हैं, इस तरह की समस्याएं स्कर्वी की वजह से होती है। और विटामिन सी के जो सोर्सेस होते हैं, जितने भी अच्छे खट्टे रसदार फल होते हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, इनसे इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन सी जो है इसका सही आंसर है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्कर्वी की स्पेलिंग में यदि आप देखेंगे तो एस के जस्ट बाजू में सी आ रहा है, तो आप इसको सी से ही डिनोट कर सकते हैं। याद करने का छोटा सा तरीका है, यदि आप चाहें तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। विटामिन डी, ये भी इसका सही आंसर नहीं है, और विटामिन के, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। विटामिन डी जो संबंधित होता है वो रिकेट्स से संबंधित होता है। एक बीमारी होती है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है, विटामिन डी से संबंधित होती है वो। और विटामिन के रक्त का थक्का, मतलब ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारियां देखी। सही आंसर है इसका विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स बार-बार रिपीट होंगे। अब जब हम ऑप्शंस को चर्चा करेंगे तो ये ठीक है, बार-बार रिवीजन होता रहेगा, अच्छा है ये। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने अब भी बिल्कुल डिस्कस किया पहले वाले क्वेश्चन में कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बारे में बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने चर्चा की है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा। बच्चों में पाया जाता है ये अधिकतर, और इसमें हड्डियां वगैरह जो होती है मुलायम, कमजोर हो जाती हैं। बच्चों की हड्डियां पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम फिर से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे। जिस विटामिन के बारे में भी आएगा उससे होने वाली डिसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है हम रिवीजन करते चलेंगे। विटामिन ए से होती है रतौंधी। विटामिन ए से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आती है। और विटामिन ए से एक और समस्या होती है जिसको कहते हैं जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व से एनीमिया होने की समस्या रहती है। और विटामिन सी से हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, स्कर्वी होने की समस्या होती है। इनके यदि नामों को देखा जाए तो विटामिन डी, इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन बी ट्वेल्व को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी, इसे कहते हैं
एस्कॉर्बिक एसिड। हर इसी तरीके से हम हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अधिकतर जैसे चावल वगैरह को जब पॉलिश किया जाता है तो उससे ज़रूरी आवश्यक तत्व जो है वो कम हो जाते हैं और उसकी कमी से ये बेरी बेरी नाम का रोग जो है वो होता है। और ये होता है ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1, ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। विटामिन बी 1 जो है इसका सही आंसर है। विटामिन बी 1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन बी 1 को कहा जाता है थायमिन, ये इसका सही आंसर है। बी 1 की वजह से होती है बेरी बेरी। विटामिन बी 2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन और बी 6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। बी 12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए एक एक ऑप्शन पर हम डिस्कस करते हैं। क्या ये विटामिन बी 1 की कमी से होगा? तो नहीं, ये विटामिन बी 1 की कमी से नहीं होता है। बी 1 की कमी से अभी हमने डिस्कस कर लिया है, बेरी बेरी नाम का रोग होता है। नियासिन या निकोटिनामाइड, हाँ ये जो नियासिन है जिसे बी 3 के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी की वजह से पिलाग्रा रोग होता है। त्वचा से संबंधित रोग है और इसमें दाद वगैरह होते हैं और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं। तो ये बी 3 की वजह से होता है। बी 12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो है इसकी वजह से एनीमिया होने की शिकायत रहती है। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे स्कर्वी की समस्या होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है नियासिन या निकोटिनामाइड एसिड। निकोटिनिक भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? अभी हमने ये पहले के जो क्वेश्चंस को हल किया है उसका जब हमने डिस्क्रिप्शन देखा था तो हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हल करने में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड और ये लिखा हुआ है आपका विटामिन सी। विटामिन सी, ये इसका सही आंसर है। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जा सकता है। यदि आप चाहें तो इसको एक सी ए से याद कर सकते हैं। सी ए सामान्य तौर पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं सी ए, लेकिन सी से हो सकता है आपका विटामिन सी और ए से हो सकता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इससे हो सकता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एक छोटा सा यदि आप ट्रिक याद कर लें, छोटा सा कोई कोड बना लें तो उनकी मदद से ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। विटामिन के नाम और उनका जो क्या बोलते हैं एक और नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है, उसमें कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है, हर एक के नाम को याद करने में दिक्कत होती है। कई बार छोटे-छोटे ट्रिक जो है हमें एग्ज़ाम में मदद कर देते हैं। इस तरीके से आप इस कोड को याद करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही आंसर इसका विटामिन सी। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? बहुत फेमस है ये। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें धूप की मदद से मिलता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए पर ही लिखा हुआ है। विटामिन डी जो है इसका सही आंसर है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारी त्वचा में विटामिन डी बनता है, तो इसलिए इसका आंसर विटामिन डी है। विटामिन सी इसका आंसर नहीं हो सकता है। विटामिन बी 2 भी इसका आंसर नहीं है और विटामिन ई इसका आंसर नहीं है। विटामिन सी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, विटामिन बी 2 के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये एक नया विटामिन आया है। ये एक नया विटामिन आया, इसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल। इसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल। आगे इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो भी मैंने आपको बता दिया। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। बड़ा खतरनाक विटामिन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे हम तो आगे का क्वेश्चन है, खून का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में
कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, काफी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। विटामिन के जो होता है, ये लिखा हुआ है विटामिन के, है ना, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन। इसका सही आंसर विटामिन के है। खून का थक्का बनाने में ये काफी मदद करता है। खून का थक्का बनाने में दो चीजों को याद रखना है, एक है विटामिन के और दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम भी ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। तो हमें यहाँ पर देखना है विटामिन के इसका सही आंसर है। बी 12, बी 12 इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। बी 12 मतलब साइनोकोबालामिन, एनीमिया से संबंधित है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका पूरा नाम देखा था। ये बड़ा अलग विटामिन है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता हूँ। और उसके बाद में विटामिन सी, स्कर्वी इसकी मदद, इसकी वजह से स्कर्वी होता है। तो विटामिन के इसका सही आंसर है। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉट बनने में मदद बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? ये तो अभी हमने डिस्कस किया। मैंने बोला था कि बहुत सारे जो फैक्ट हैं ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे और बार बार वो रिपीट होंगे। टॉपिक ही ऐसा है, ये बार बार इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 इसकी खास बात क्या है? इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। और कोबालामिन, बीच में कोबाल शब्द आ रहा है क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है ना, तो इसलिए इसको साइनोकोबालामिन भी कह दिया। सही आंसर इसका है साइनोकोबालामिन, बिल्कुल सही है। नियासिन विटामिन बी 3 को कहते हैं, विटामिन बी 3 को कहा जाता है नियासिन। राइबोफ्लेविन, ये अभी हमने देखा था, विटामिन बी 2 को हमने कहा था राइबोफ्लेविन। और आता है आपका फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड कहा जाता है शायद विटामिन 9 को, हाँ बी 9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड, बी 9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? चलिए, इसको आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है यह विटामिन, हाँ बिल्कुल अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। विटामिन ए जो होता है, यह जो विटामिन ए होता है, ये आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए जो है वो आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या होता है, आंखों की रोशनी खराब होती है, रतौंधी होने की समस्या इसमें बनी होती है। तो ये तो हमने अभी पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और विटामिन डी की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं, सूर्य की रोशनी की वजह से हमारी स्किन में बनता है। बी 6 को कहते हैं पैरिडॉक्सिन, इसके बारे में भी हमने छोटा सा डिस्कस कर लिया था। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो सही आंसर है इसका विटामिन ए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन प्रेगनेंसी में, मतलब गर्भावस्था में, एनीमिया रोकने के लिए जरूरी है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो इनके लिए महिलाओं को कुछ मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, और वो बी 9 मतलब फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं। ये बी 9 मतलब फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं ताकि उनमें जो है एनीमिया की शिकायत ना हो। विटामिन ए इसका सही आंसर नहीं है, विटामिन सी भी इसका सही आंसर नहीं है। विटामिन के ब्लड को क्लॉट बनाने में मदद करता है। यहाँ पर एनीमिया अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड जो है इसका सही आंसर है।
इसकी गोलियां दी जाती है महिलाओं को ताकि उनमें एनीमिया की समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? हमने अभी डिस्कस किया था, विटामिन ए का नाम था रेटिनॉल, विटामिन ई को हमने कहा था विटामिन ए को हमने कहा था रेटिनॉल, विटामिन ई को हमने कहा था टोकोफेरॉल। तो यह जो विटामिन ई है इसका नाम होता है टोकोफेरॉल, ये इसका सही आंसर है। विटामिन के फ्लेक्विनोन कहलाता है ये इसका आंसर नहीं है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं है। सही आंसर है विटामिन ई या फिर जिसे कहा जाएगा टोकोफेरॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे 13वें नंबर का प्रश्न, कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है? ये देखिए, विटामिन ई जो होता है यही विटामिन इससे संबंधित है, पहले नंबर का ऑप्शन ही सही है, विटामिन ई ही यह कहलाता है। कारण यह है कि यदि विटामिन ई की कमी किसी व्यक्ति में होती है तो उसके रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों में कहा जाता है कि नपुंसकता या तो बांझपन की समस्या होती है। इस शब्द का मतलब भी लगभग ऐसा ही होता है, और इसीलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई इसका सही आंसर है। प्रजनन क्षमता जो है वो कम होती जाती है, प्रजनन क्षमता ठीक तरीके से नहीं होती, विटामिन ई इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं? ये हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, मतलब वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और ऐसे विटामिन कौन से होते हैं? ऐसे विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं। बी और सी को छोड़ करके जितने भी विटामिन आ रहे हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें कौन कौन से विटामिन आ सकते हैं? ए आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है और के आ सकता है। तो ए, डी, ई और के ये विटामिन जो होते हैं ये फैट में घुलते हैं, ना कि जल में। तो इसका आंसर जो है, फैट सॉल्यूबल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ए, डी, ई और के। विटामिन ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। लेकिन यदि ये पूछा जाता कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं, तो फिर इसका आंसर बी और सी होता। हमें ये याद रखना है कि बी और सी जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल हैं, जल में घुलते हैं। और ए, डी, ई और के जो होते हैं वो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वें नंबर का प्रश्न, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए ये फिर से पूछ लिया गया। अब हम देख लेते हैं, दो ही विटामिन ऐसे थे जो कि पानी में घुलनशील थे और उनके नाम थे बी और सी। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये पहला ऑप्शन है विटामिन सी, ये इसमें आ रहा है, ये इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वसा में घुलनशील होता है। डी इसका सही आंसर नहीं होगा और ई भी इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी को छोड़ करके जितने भी विटामिन आएंगे वो वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन बी 2 का नाम क्या है? विटामिन बी 2 का नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने अभी की क्लास में इसको कई बार डिस्कस किया। थायमिन जो है वो विटामिन बी 1 का नाम है। राइबोफ्लेविन जो है ये है विटामिन बी 2 का नाम, ये है विटामिन बी 2 का नाम। नियासिन इसको कहते हैं हम विटामिन बी 3। और पायरिडॉक्सिन ये होता है आपका विटामिन बी 6। ठीक है, चलिए तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो रिकेट्स की बीमारी को होने से रोकता है?
तो रिकेट्स की बीमारी के बारे में हमने देखा था, रिकेट्स की बीमारी बच्चों में सामान्य तौर पर पाई जाती है। हड्डियाँ उनकी मुलायम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ऐसे ही लक्षण जब बड़ों में पाए जाते हैं, वयस्कों में पाए जाएँगे, बुजुर्गों में पाए जाएँगे, तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखने को मिलती है और ऐसा होता है विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की वजह से ऐसा सामान्य तौर पर होता है, विटामिन डी की वजह से। विटामिन के का संबंध इससे नहीं है, विटामिन सी का संबंध भी इससे नहीं है और विटामिन बी 12 का संबंध भी इससे नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 6 को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी 6 के बारे में हमने अभी बिल्कुल चर्चा की है। विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ये इसका सही आंसर है। चलिए, और बाकी के ऑप्शंस को भी हमने चर्चा कर चुके हैं पहले, कई बार इनके नाम जो है हम देख चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खून की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो खून की कमी किसकी वजह से हो सकती है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका संबंध जो है ब्लड से होता है? विटामिन बी 12, पहला आंसर ही इसका, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। विटामिन बी 12 का संबंध ब्लड से है और इसकी वजह से खून की कमी की समस्या दिखाई देती है, एनीमिया की समस्या दिखाई देती है। विटामिन ए का संबंध एनीमिया से नहीं है, विटामिन सी का संबंध भी एनीमिया से नहीं है और विटामिन डी का संबंध भी इससे नहीं है। सही आंसर है विटामिन बी 12, जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। अच्छा, एनीमिया के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हम यहाँ पर केवल एनीमिया शब्द को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमें याद रहता है और ये थोड़ा आसान है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन एच किसे कहते हैं? विटामिन एच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, बायोटिन जो होता है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है बायोटिन, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है बायोटिन, इसे ही विटामिन एच कहा जाता है। बायोटिन, इसे ही विटामिन एच कहा जाता है। बायोटिन की यदि कमी हो जाए तो बाल गिरने जैसी समस्याएं जो हैं वो दिखाई देती हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फिलोक्विनोन किस विटामिन का नाम है? ये आप आसानी से बता सकते हैं, अपने आप से बता सकते हैं इसको। फिलोक्विनोन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन के जो होता है इसका नाम फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, विटामिन के का ये नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन। ये अभी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये फिर से आ गया। देखिए, मैंने बोला था बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो बार बार प्रश्न बनकर हमारे सामने आएंगे। सही आंसर है विटामिन ए और इसकी कमी से क्या हो सकता है? तो इसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है और यदि विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो एक और रोग होता है जिसको कहते हैं जीरोपैथेलमिया रोग। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनडीआरआई मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब ये डेयरी से संबंधित है। दूध और उनसे संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनसे इसका संबंध है और इसका सही आंसर जो है वो है आपका डेयरी और पोषण। ये बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनके संस्थानों से संबंधित भी आते हैं। मतलब कोई संस्थान है वो कहाँ पर है, किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्नों को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो एनडीआरआई करनाल में है और ये जो है डेयरी और पोषण से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करेगा? तो ये विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन के का इससे संबंध नहीं है। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है। विटामिन ए की वजह से
नाइट ब्लाइंडनेस या तो रतौंधी होने की समस्या होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होने की समस्या होती है, और इसलिए इसका सही आंसर है विटामिन ए। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जितनी भी कैल्शियम की दवाएँ होती हैं, उनमें भी बहुत सी कैल्शियम की दवाओं में विटामिन डी पाया जाता है, और वो इसलिए होता है ताकि वो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब कर सके। आप भी इसे चेक करिएगा, जब भी आप भी कोई कैल्शियम की दवाएँ खाएँ, तो आप उसमें देखिएगा उसके पीछे जो है विटामिन डी भी पाया जाता है। आप भी इसे रिकॉल करिएगा, देखिएगा। मुझे तो याद आ रहा है कि हाँ, विटामिन डी होता है कैल्शियम की दवाओं में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लिखा हुआ है, CFTRI मैसूर किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है खाद्य प्रौद्योगिकी और पोषण से संबंधित है ये खाद्य प्रौद्योगिकी और पोषण से संबंधित है। फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन से इसका संबंध है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मांसाहारी आहार में किस विटामिन की अधिकता होती है? ये देखिए, ये जो डेफिशिएंसी है, ये बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, और ऐसे लोग जो पूर्णतः शाकाहारी हैं, उनमें ये डेफिशिएंसी होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। और इसका नाम क्या है? तो भाई ये जो है, इसको कहते हैं बी 12 की डेफिशिएंसी, और इसका आंसर है विटामिन बी 12। बी 12 बी 12 जो है मांसाहारी आहार में ज़्यादा होता है, और शाकाहारी आहार में इतना नहीं होता। तो इसकी वजह से जो लोग शाकाहारी हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि यह जो है, इसमें बी 12 की कमी हो सकती है। मांस में पाया जाता है बी 12, अंडे में पाया जाता है। इसकी वजह से बी 12 जो है मांसाहार में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के की कमी से क्या होता है? हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की बॉडी में विटामिन के की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें ब्लड क्लॉट बनने की काफी ज्यादा समस्या होती है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई है और उसे घाव बन गया है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे ब्लड क्लॉट का बनना जरूरी होता है, ताकि खून का बहना रुक सके। और ऐसे लोग जिनमें विटामिन के की समस्या होती है, उनमें यह ब्लड क्लॉट बनने की समस्या हो जाती है। ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं बनता। रतौंधी विटामिन ए की वजह से, ये हम देख चुके हैं, विटामिन ए की वजह से होता है रतौंधी। स्कर्वी, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, विटामिन सी की वजह से होता है। बेरी बेरी, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, विटामिन बी 1 की वजह से होता है ये। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, NIN किस संगठन के अंतर्गत काम करता है? ये जो है, ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान के बारे में बात हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और ये काम करता है ICMR के साथ में। ये काम करेगा ICMR के साथ में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका नाम है। चलो, ICMR के साथ में मिलकर के यह काम करता है, NIN। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की स्थापना कब हुई थी? ये जो प्रश्न हमने हल किया है, NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसी का स्थापना वर्ष जो है यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर है इसका 1918। 1918 में NIN मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अभी हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा की है, और यदि आप इन नामों को रिकॉल करेंगे तो आप आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहां पर देखिए, थायमिन विटामिन बी 1 का नाम था। थायमिन जो है विटामिन बी 1 का नाम था। राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी 2 का नाम था। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम था। और यहां पर यदि देखा जाए, नियासिन
तो नियासिन जो होता है ये होता है विटामिन B3 का नाम। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें ऐसा कौन सा विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड नहीं होता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें इंक्लूड नहीं होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। देखिए ये जो है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सही आंसर है इसका कैल्शियम, क्योंकि ये हमारी बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें आयरन में भी कंफ्यूज होते हैं। आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है, लेकिन जब हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो कंपैरेटिवली कैल्शियम इसका सही आंसर आता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। सही आंसर है इसका कैल्शियम, हड्डियों में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये यहाँ से मिनरल्स के क्वेश्चन जो है शुरू हो चुके हैं। मिनरल्स के क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, है ना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए सही आंसर, है ना। रिकेट्स जो होता है वो अलग है, स्कर्वी जो होता है उसका संबंध भी आयोडीन से नहीं है, पेलाग्रा जो होता है उसका संबंध भी आयोडीन से नहीं है। आयोडीन का संबंध है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण किस खनिज से होता है। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए हीमोग्लोबिन जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ये देखिए हीमोग्लोबिन जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। हीम का संबंध जो होता है वो होता है आपका आयरन से। हीम का संबंध होता है आयरन से, और इसलिए ये जो आंसर है ये ज्यादा सही है। हीमोग्लोबिन का निर्माण किस खनिज से होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन का रोल काफी अच्छा होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन से दो खनिज जो हैं वो प्रमुख हैं। चलिए ऐसा क्या हो सकता है हड्डियों और दांतों के निर्माण में। ऑप्शंस की तरफ आप ध्यान से देखिए जरा। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, ये इसका सही आंसर है। क्या आयरन और मैग्नीशियम इसका आंसर हो सकता है? नहीं, आयरन और मैग्नीशियम इसका आंसर नहीं हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम के इसका आंसर हो सकता है? नहीं। और क्या जिंक और कॉपर इसका आंसर हो सकता है? नहीं, ये रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस ही ज्यादा रिलेवेंट है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को बनाने में और दांतों को बनाने में काफी अच्छा रोल रखता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है ये नर्वस सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा मस्तिष्क शामिल है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, जिसे हम अ, जो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन को रिलेट कर रहा है, कहां पर आ रहा है नर्वस सिस्टम का जिक्र। तो ऑप्शन ए तंत्रिका आवेग का संचरण, यही इसका सही आंसर है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, तंत्रिका आवेगों को ट्रांसमिशन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफी जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए सही है। रक्त का थक्का बनने में ये इसका सही आंसर नहीं है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा।
ऑक्सीजन का परिवहन, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और हार्मोन का संश्लेषण, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है? क्या आंसर हो सकता है इसका? एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है? एनीमिया होता है, देखिए अभी हमने देखा, एनीमिया होता है खून की कमी। और खून में क्या पाया जाता है? ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में हीम बना हुआ है आयरन से। तो आयरन इसका सही आंसर होगा। ये इसका सही आंसर है, आयरन। आयरन की कमी यदि हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति में आयरन की कमी होगी, तो ऐसी कंडीशन में एनीमिया रोग उसे हो सकता है। चलिए, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कई बार एग्जाम वगैरह में ये पूछा गया है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। और ये सामान्य तौर पर हमें ऐसे ही याद होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमें ऑप्शन की तरफ देखना भी ना पड़े। इतना ये क्लियर होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है ये। तो थायराइड हार्मोन जो है उसमें काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका होती है आयोडीन की। तो आयोडीन ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ऐसे प्रश्न हैं कि बाकी के ऑप्शन पर चर्चा भी ना की जाए, एक बार में ये याद होने चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रमुख न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? देखिए, ये जो पहले नंबर का इंस्टीट्यूट यहां पर लिखा हुआ है, जिसे कि हम कहते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में है ये। और इसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बारे में हमने अभी पहले के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, जिसे हमने कहा था NIN। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थान है। ये बाकी के संस्थान जो हैं ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका रोल जो है वो थोड़ा सा अलग है। और स्पष्ट तौर पर यदि देखा जाए पोषण से संबंधित कौन सा संस्थान है, तो ये जो है देखिए यहाँ पर, ये जो ऑप्शन ए है ये ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्पष्ट तौर पर ये न्यूट्रिशन से संबंधित है। न्यूट्रिशन का रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर भी देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों शब्द भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही है। सबसे ज्यादा रिलेवेंट आंसर यदि क्वेश्चन के हिसाब से है तो वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस खनिज पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन का परिवहन किस पर निर्भर करता है? तो ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन के साथ में। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। ये इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन का परिवहन किस खनिज पर निर्भर करेगा? तो आयरन पर वो निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। रक्त के थक्के बनने में कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? जब हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि रक्त के थक्के बनने के लिए हमें दो चीजों को याद करना है। एक है विटामिन के और एक है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, मतलब ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। और ब्लड को फ्लो करवाने में यदि पूछा जाएगा, यदि मान लीजिए ये पूछा जाए कि ब्लड को फ्लो कराने में और क्या बोलते हैं कौन सा महत्वपूर्ण होता है, तो फिर हम याद करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हीम, अभी हमने पहले भी चर्चा की। और हीम का रिलेशन होता है आयरन से। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आयरन और कैल्शियम के बीच में आप में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे दो चीजों के बारे में याद रखना है, एक है विटामिन के और एक है कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शरीर में इम्यून इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में सहायक कौन सा है? देखिए, प्रश्न के हिसाब से इसे हल करना होगा। और प्रश्न के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन ऑप्शंस को यदि देखा जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस,
प्रश्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसका सही आंसर है ज़िंक। ज़िंक जो होता है, वो इम्यून फंक्शन को अच्छा करने में और उसे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ज़िंक की गोलियाँ आती हैं, ज़िंक की मेडिसिन दी जाती है। सही आंसर इसका ज़िंक। तो सबसे रिलेवेंट आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? हमने पहले भी डिस्कस किया, इसी तरह का प्रश्न जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। फास्फोरस जो होता है वो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस इसका सही आंसर है। और रही बात आयरन की, तो ब्लड से संबंधित है। जिंक और सोडियम भी इसके लिए उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। सबसे ज्यादा रिलेवेंट और सटीक आंसर जो है इसका, वो है फास्फोरस। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कॉपर की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? अब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज इसलिए करेगा, देखिए, हमने अभी तक जो है आयरन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉपर के बारे में हमने उतना नहीं पढ़ा। ये लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आप इसको, यहां पर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन एनीमिया, यही इसका सही आंसर भी है। लेकिन यदि हम बात करें रात्रि का अंधापन, तो रात्रि का अंधापन संबंधित होता है किससे? विटामिन ए से, जिसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए से संबंधित होता है रात्रि का अंधापन। रिकेट्स, ये विटामिन डी से संबंधित होता है। और गलगंड रोग, ये होता है आपका आयोडीन से संबंधित। ये होता है आयोडीन से संबंधित। तो इसका सही आंसर है एनीमिया, कॉपर की कमी से होता है। अब ये कॉपर की कमी से कैसे होता है? कॉपर जो होता है हमारी बॉडी में आयरन को फ्लो करने में, आयरन को ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो कहीं ना कहीं कॉपर का रिलेशन आयरन से भी बन जाता है। कॉपर आयरन को ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है। और आयरन स्पष्ट तौर पर ब्लड से संबंधित होता है। तो इसलिए थोड़ा सा यदि इसको स्लाइटली हमने इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया प्रश्न है ये, यहाँ पर यदि आयरन लिखा होता तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि एनीमिया ही इससे ही यह संबंधित है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको याद रखें, कॉपर आयरन को फ्लो करवाने में मदद करता है, तो उसका संबंध भी एनीमिया से हो सकता है। और ऑप्शन की मदद से भी इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के बारे में हमने चर्चा की, नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध ए से है, विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। रिकेट्स का संबंध जो है विटामिन डी से है, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और ये जो विटामिन डी लिखा हुआ है, गलगंड मतलब इसे घेंगा कहते हैं, और यह आयोडीन से संबंधित है। आयोडीन से संबंधित विटामिन ये है, ये भी बहुत पूछा जाता है। आप इसके बारे में भी पढ़िएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर का प्रश्न। फ्लोराइड का मुख्य कार्य कौन सा है? ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है फ्लोराइड के बारे में भी। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दांतों को मजबूत करना। ये दांतों को मजबूत करना इसका सही आंसर है। दांतों को स्ट्रेंथ देने का काम करना और उसको कैविटी से बचाना, ये फ्लोराइड का काम होता है। तो ऑप्शन ए फ्लोराइड से सीधे तौर पर कनेक्ट कर रहा है। जबकि फ्लोराइड का संबंध जो है रक्तचाप, हड्डियों का निर्माण और मांसपेशियों के संकुचन से नहीं है। तो ज्यादा सटीक आंसर है ऑप्शन ए, दांतों को मजबूत करना और कैविटीज से बचाना। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर ए ही है, इसका सही आंसर है ए। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न। शरीर में आयरन का सबसे अच्छा शोषण किसके द्वारा होता है? तो आयरन का सबसे अच्छा शोषण किसके द्वारा होगा? ये देखिए, ये प्रश्न जो है अभी तक हमने चर्चा नहीं की थी इसके बारे में। ये पहले जो है दूसरे जो हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो उनके ऑप्शंस को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप हल तो होते जा रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है अभी तक नहीं आया था। सही आंसर है इसका विटामिन सी। सही आंसर है विटामिन सी।
विटामिन सी जो होता है वो आयरन का अच्छा शोषण करने में मदद करता है, अवशोषण करने में मदद करेगा। तो इसका आंसर है आपका विटामिन सी। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे अच्छा शोषण किसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, कैल्शियम का मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है। तो हम ये देखते हैं, देखिए कैल्शियम का जो अच्छा सोर्स माना जाता है डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, और खास तौर पर देखा जाए दूध, तो दूध में अच्छी खासी मात्रा में आपका कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए ही है। सही आंसर है इसका आज ऑप्शन ए। चलिए, ऑप्शन बी, सी और डी बहुत ज्यादा इससे मेल नहीं खा रहे हैं। सही आंसर है, हो सकता है कि मांस में, पत्तेदार सब्जियों में और अनाज में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पाया जाता हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में यदि देखा जाए तो दूध में और डेयरी उत्पाद में। तो ऑप्शन ए ही ज्यादा सटीक आंसर है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सोडियम की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है। तो यदि मान लीजिए सोडियम अधिक हो तो ऐसे में क्या हो सकता है। बड़ा ही सामान्य सी चीज है, सोडियम जो है वो उसकी अधिकता से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है, बहुत मतलब सामान्य तौर पर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं इन सारी चीज़ों को। नमक को देखते हैं हम, तो ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों को ज़्यादा बीपी की भी समस्या होती है, ऐसा माना जाता है। तो सोडियम की अधिकता होने से उच्च रक्तचाप होगा, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आएगी यदि सोडियम को ज़्यादा खाया जाता है तो। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है, बाकी जो हैं ये इसके सही आंसर नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न, शरीर में पानी का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो ये तो हम अपने कॉमन सेंस से ही इसको हल कर सकते हैं, यदि हम इसको पूरे के पूरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, और पूरे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में यदि हम थोड़ा सा भी अपना सेंस यूज करेंगे तो इसके इसके आंसर को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि शरीर में पानी का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ इसका आंसर जो है ज्यादा सटीक लग रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका ज्यादा सटीक आंसर है। ठीक है, ये क्या है, शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम। शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम, ये जो है बहुत सारी चीज़ों को सॉल्यूबल करने में, मतलब घुलाने में मदद करता है। शरीर में बहुत से पोषक तत्वों को ट्रांसफर कराने का काम करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उनसे ये ज़्यादा मेल रख रहा है, ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम, मीडियम बन जाता है ये उनका। तो चलिए ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बाकी उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रश्न के हिसाब से। अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 49 नंबर का प्रश्न, शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है ये। पानी की कमी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। पानी की कमी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। जब कभी भी किसी व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो जाए और ऐसी कंडीशन में शरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में ओआरएस वगैरह लेने की सलाह दी जाती है। चलिए, और ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहे और पानी की किसी तरह से कोई कमी ना हो। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में पानी का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। अच्छा प्रश्न है ये। पानी का संतुलन बनाए रखने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या पानी का संतुलन बनाने में लीवर जो है वो भूमिका निभाएगा क्या। लीवर की भूमिका नहीं होगी। पानी का संतुलन बनाए रखने में क्या हार्ट अपनी भूमिका निभाएगा, तो वो भी नहीं है। लंग्स भूमिका निभाएगा, तो वो भी नहीं है।
तो ऑप्शन ये जो हैं, ये सही नहीं है। सही आंसर इसका किडनी और हार्मोन। किडनी तो स्पष्ट तौर पर अपनी भूमिका पानी को नियंत्रित करने में, उसका संतुलन बनाने में निभाती है। और रही बात की जाए हार्मोन की, तो आखिरकार कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जिसे कहा जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो है काफी महत्वपूर्ण होता है और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। किडनी और हार्मोन दोनों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ये देख लीजिए, ये अब भी हमने डिस्कस किया और ये रिपीट हुआ है कि शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है। वहां पर पहले किडनी का भी नाम लिखा हुआ था और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हार्मोन का नाम ही पूछ लिया गया है। तो हार्मोन का नाम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया। हार्मोन का नाम है यहाँ पर एडीएच, जिसे हमने क्या कहा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हमने कहा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन ए सही आंसर है। जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रिनलिन इसके सही आंसर नहीं हैं। ये इसके सही आंसर नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए ही है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रमुख न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? ये रिपीट हो गया है प्रश्न। ये हम पहले भी इसको हल कर चुके हैं। हमने इसके बारे में चर्चा की थी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। हमने इसके बारे में चर्चा की थी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ये इसका सही आंसर था। हमने दो शब्दों से मेल भी बनाया था, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन। ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, हमें एक हिंट मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी के संस्थान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न की डिमांड को देखते हुए जो इसका सही आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन ए। और हैदराबाद में ये स्थित है। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हैदराबाद में इसकी स्थिति है, हैदराबाद में ये लोकेटेड है। चलिए ये बाकी के प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। ये जो है मैसूर में है। ये डेयरी वाला जो है ये करनाल में है। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, डेयरी से संबंधित इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह करनाल में स्थित है। चलिए, और इस तरीके से इन प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ये हमने लगभग 51-52 प्रश्नों को आज हल किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है पसंद आएंगे। आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। और हमारे योगदान आपके लिए है, ये पूरे तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।